हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी जो इम्यूनोलॉजी का ये पहला चैप्टर है, व्हाट इज इम्यूनिटी। आज का टॉपिक है व्हाट इज इम्यूनिटी। तो व्हाट इज इम्यूनिटी में हम क्या देखेंगे ना, पहले समझेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली समझा रहा हूँ कि इम्यूनिटी क्या है ना। इम्यूनिटी एक बॉडी का पावर होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे कहते हैं उसका इम्यूनिटी अच्छा है, उसका इम्यूनिटी कम है, वो कैसे पता चलता है? जिसको जल्दी बुखार हो जाता है, जिसको जल्दी डिजीज हो जाता है, उसका इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है। हम लोग ऐसे जनरली समझ जाते हैं कि जिसका इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है उसको बहुत जल्दी बुखार हो जाता है, उसको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। उस टाइप का जिसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है उसका इतना जल्दी बुखार जुकाम कुछ नहीं होता है। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज इम्यूनिटी ना। इम्यूनिटी एक डिफेंस सिस्टम होता है, बॉडी का अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है। जो डिफेंस सिस्टम एक डिजीज को प्रोटेक्ट करता है, डिजीज होने से उसको रखता है, वो प्रिवेंट करता है। डिजीज जो आप लोगों के पास आएगा, कुछ भी इन्फेक्शन आप लोगों के पास आएगा तो उसका अगेंस्ट में वो इम्यूनिटी फाइट करेगा और उसको निकाल देगा, मतलब उसको डिजीज होने से रोकेगा। वो हो गया इम्यूनिटी और इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर क्या होता है ना, बॉडी का एक स्ट्रेंथ होता है, बॉडी का एक पावर होता है ना। वो किसका अगेंस्ट में वो पावर होता है ना, अगेंस्ट टॉक्सिक मॉलिक्यूल। जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल को भी, कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल हम लोगों का बॉडी में घुस जाता है तो हम लोगों का बॉडी डिजीज हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। तो टॉक्सिक मॉलिक्यूल का अगेंस्ट में वो डिफेंस करता है, अगेंस्ट में वो काम करता है। और किसका अगेंस्ट में काम करता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर घुसने के लिए कोशिश करता है तो उसका अगेंस्ट में भी वो फाइट करता है। और किसका अगेंस्ट में फाइट करता है ना, कुछ फॉरेन सब्सटेंस। जो कुछ फॉरेन सब्सटेंस मतलब बाहर से कुछ चीज अंदर घुस गया तो उसका अगेंस्ट में भी वो फाइट करता है। कौन फाइट करता है ना, हम लोगों का बॉडी का जो पावर होता है, बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो सब फाइट करता है किसका अगेंस्ट में ना, अगेंस्ट टॉक्सिक मॉलिक्यूल, अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जिसका इम्यूनिटी कम होता है वो उसका अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकता है तो उसका डिजीज हो सकता है, वो बॉडी डिजीज अट्रैक्टेड हो सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिसका इम्यूनिटी थोड़ा अच्छा होता है उसको इतना जल्दी डिजीज नहीं होता है, उसका बॉडी इतना जल्दी बीमार नहीं पड़ सकता है। और जिसका बॉडी में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होता है उसमें उसको थोड़ा जल्दी बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, वो डिजीज हो सकता है। तो व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या है ना, डिजीज एक डेविएशन होता है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है ना, जैसे कि आप लोग पकड़ लीजिए, एक सबका एक कुछ नॉर्मल कंडीशन होता है। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है, उससे ज़्यादा हो गया तो वो डिजीज हो गया, उससे कम हो गया तो भी बॉडी कोलैप्स हो सकता है, आदमी मर सकता है, तो उसको भी डिजीज कह सकते हैं। उस टाइप का जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग डिजीज पकड़ लेते हैं, जो कम भी हो जाता है उसको भी हम डिजीज पकड़ लेते हैं। उस टाइप का जो ब्लड प्रेशर का जो एक रेंज होता है ना, ब्लड प्रेशर का, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको डिजीज पर्सन कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको भी आप डिजीज पर्सन कह सकते हैं। उस टाइप का इंसुलिन का लेवल जब कम हो जाता है तो उसको भी डिजीज कह सकते हैं, जब ज़्यादा हो जाएगा उसको भी आप डिजीज कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो डेविएशन होता है, एक नॉर्मल रेंज से जब डेविएशन होता है उसको डिजीज कह सकते हैं। नॉर्मल बॉडी जिसको कहते हैं, नॉर्मल बॉडी कैसे, एक आदमी का हाइट इतना है, मतलब 5 फुट है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए, लगभग से 50 kg होना चाहिए। लेकिन जब उसका बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, पकड़ लीजिए उसका 70 kg हो गया तो वो भी डिजीज पर्सन हो गया। उसको पकड़ लीजिए 40 kg हो गया, 30 kg हो गया, कम हो गया तो वो भी डिजीज पर्सन हो गया। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज डिजीज। डिजीज एक डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेटस ऑफ द बॉडी। नॉर्मल स्टेटस से, नॉर्मल एक सिस्टम होता है, नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल रेंज से जब ज़्यादा हो जाता है और जब कम हो जाता है उसको हम डिजीज कहते हैं। ये हो गया डिजीज। तो इम्यूनिटी में क्या होता है ना, इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप का इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी बहुत सारा इम्यूनिटी होता है और जो इम्यूनिटी होता है उसको इम्यूनिटी का पार्ट कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है, वो सब पार्ट को मिला के एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। मैंने छोटा सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि आप लोगों का बॉडी उस टाइप का हम लोगों का इंडिया और हम लोगों का देश, हम लोगों का देश जैसा है, हम लोगों का बॉडी भी ठीक ऐसा ही है। जैसे कि हम लोगों का देश में क्या है, हम लोगों का कंट्री में क्या है ना, चारों तरफ हम लोगों का शोल्डर घेर रखे हैं। मतलब हम लोगों का बॉर्डर लाइन में जो शोल्डर है, आप लोगों को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो एक फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होते हैं। उनको क्या कहते हैं ना, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम। फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का काम क्या है, जब एक फॉरेनर, जब एक कोई भी एनिमी
बाहर कंट्री से घुस जाएगा हम लोगों का कंट्री में, तो क्या करेंगे, उन जो बॉर्डर लाइन में जो डिफेंस सिस्टम होता है वो लोग ये उनका अगेंस्ट में फाइट करेंगे, उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। तो उस टाइप का हम लोगों का बॉडी में क्या होता है ना, बॉडी का ऊपर एक सरफेस लेयर, फिजिकल लेयर होता है, जिसको कहते हैं कि आप लोगों का स्किन कह सकते हैं, हेयर कह सकते हैं, सलाइवा कह सकते हैं। वो सब क्या होता है ना, वो फिजिकल जो बैरियर होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं बॉडी का हिसाब से। तो उस टाइप का जो क्या होता है ना, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, कंट्री का बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म डिफीट हो जाता है, जब हार जाता है, तो क्या होता है ना, वो एनिमी हम लोगों का कंट्री का अंदर घुस जाते हैं। पकड़ लीजिए, एक बॉर्डर लाइन था, कश्मीर का बॉर्डर लाइन था, कश्मीर में कुछ आदमी घुस गए, बाहर का आदमी कहीं से भी वो घुस गए। घुस जाने के बाद हम लोगों का जो डिफेंस सिस्टम था, वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम एम्प्लॉयड हुए थे वो हार गए, तो वो लोग आराम से घुस गए, एनिमी लोग आराम से घुस गए। जो बाहर से आता है उसको हम फॉरेनर कह सकते हैं, फॉरेन बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी का हिसाब से हम लोग फॉरेन बॉडी कहेंगे, कंट्री का हिसाब से हम लोग फॉरेनर कहेंगे। तो यहाँ पे मैं एनिमी का बात कर रहा हूँ, एनिमी जो है वो फॉरेन बॉडी होता है और फॉरेनर भी हो सकता है। तो वो जो फॉरेनर और फॉरेन बॉडी जब घुस जाता है और एनिमी जब घुस जाता है कंट्री का अंदर, उसके बाद क्या होता है ना, अचानक क्या होता है, अचानक जब हम लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म तोड़ देते हैं, तोड़ के अंदर जब घुस जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गांव में घुसेंगे, जो शहर में घुसेंगे, वहाँ पे वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। उस टाइम क्या होगा, वो एनिमी का आसपास, मतलब जो गांव में वो लोग घुस गए, जो शहर में घुस गए, वो गांव का आसपास जो लोग होंगे, जो कोई भी होगा, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पुलिसमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब उसका साथ हम लोगों का कुछ लिंक नहीं रहता है, मतलब हम लोग कोई ठिका नहीं रखे हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तो भी हम लोग क्या करेंगे ना, हम उसके साथ फाइट कर सकते हैं। आप लोगों को जब कोई अटैक करेगा तो आप बचने के लिए कोशिश करेंगे, वो हो गया नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है ना, आसपास जो सिस्टम होता है वो आदमी प्रोटेक्ट करते हैं, वो एनिमी को कुछ प्रॉब्लम करने से लिए वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। उस टाइप का हम लोगों का बॉडी का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्रॉस कर जाएंगे, कुछ फॉरेन बॉडी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा ना, टिश्यू के पास पहुंचेंगे। टिश्यू एक नॉन स्पेसिफिक होता है, वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप का सेल होता है, वो सेल सब उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को गाल में कोई चाटा लगा दिया तो आप लोगों का गाल क्या होता है ना, रेड पड़ जाता है, कुछ इन्फ्लामेशन होता है, और कुछ गर्म हो जाता है, कहीं भी चाटा लग गया तो गर्म भी हो जाता है, क्योंकि वो सेल सब एक्टिव हो जाते हैं कुछ फाइट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट में, वो सब भी होता है, इन्फ्लामेशन होता है, कुछ केमिकल सिक्रेशन भी हो सकता है। उस टाइप का वो सब नॉन स्पेसिफिक होता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ रिलेशन उसका नहीं होता है, तो इसीलिए उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। वो सब जो रिएक्शन होता है वो सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे मैंने बताया कंट्री के बारे में, उस टाइप का यहाँ पे भी बॉडी में भी होता है। जब सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी हार जाता है, लोकल पुलिस हार जाता है, पब्लिक हार जाता है, तो उस टाइम अचानक क्या होता है ना, सेंटर तक आराम से न्यूज पहुंच सकता है, आराम से मैसेज पहुंच सकता है। सेंटर से जो लोग रहते हैं, हम लोगों का प्रोटेक्शन जो करते हैं, जो हम लोगों का अथॉरिटी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, डिफेंस सिस्टम भेज देते हैं, वहाँ से सेंटर से डिफेंस सिस्टम भेज देते हैं। उसको हम कहेंगे थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम और थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। और थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों का बॉडी में क्या होता है ना, एंटीबॉडी एंटीजन प्रोडक्शन, वो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जो सेंटर से जो लोग आते हैं वो स्पेसिफिक उनके अगेंस्ट में फाइट करने आते हैं। तो इसी टाइप का हम लोगों का बॉडी में जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है वो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद क्या आता है, जब थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों का खत्म हो जाएगा, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों का हट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ फेंक देंगे? नहीं, उसके बाद भी और एक ऑप्शन है, क्या है, हम लोगों का कंट्री जब हार जाता है थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म से, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंट्री से कुछ हेल्प लेते हैं, चाहे वो छोटा कंट्री हो बड़ा कंट्री हो, तब भी हम उससे कुछ हेल्प लेते हैं, चाहे अमेरिका से हो, चाइना से हो, जापान से, कहीं से भी, रूसिया से हो, कहीं से भी हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कैसे ना, हम लोगों को हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे बॉडी में क्या होता है ना, बॉडी में भी सेम कंडीशन होता है, हम लोग हेल्प के लिए आवाज़ देते हैं। किसको आवाज़ देते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर भी आएंगे और बाहर कंट्री से भी कुछ
हेल्प आएगा। तो दो टाइप का हेल्प होता है, बाहर कंट्री से जब हेल्प आता है हम लोगों का कंट्री को, तो दो टाइप का हेल्प होता है। क्या क्या हेल्प होता है ना, एक तो डायरेक्ट हेल्प और एक इनडायरेक्ट हेल्प। डायरेक्ट हेल्प क्या होता है, डायरेक्ट उनका सोल्डर आएंगे, डिफेंस सिस्टम लेके आएंगे, वो एनिमी को मार के भगा देंगे, वो चले जाएंगे, वो खत्म हो गया, वो डायरेक्ट सिस्टम हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट सिस्टम क्या है, वो लोग कुछ स्ट्रेंथ देंगे हम लोगों को, कुछ मशीनरी पावर देंगे, कुछ टेक्निक देंगे, कुछ राडर देंगे, कुछ सैटेलाइट देंगे, उसको लेके हम लोग डिजीज का अगेंस्ट में फाइट करेंगे और एनिमी का अगेंस्ट में फाइट करेंगे। वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। उस टाइप का बॉडी में भी क्या होता है ना, जो डॉक्टर आते हैं वो भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं, इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं। डायरेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है ना, डायरेक्ट ऐसे एंटीबायोटिक कुछ वगैरह ऐसे ऐसे देंगे, तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगा, डायरेक्ट जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट हो गया। और इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है ना, कुछ वैक्सीन होता है, कुछ विटामिन होता है, कुछ स्टीरॉयड होता है। वो क्या करता है ना, हम लोगों का बॉडी का इम्यूनिटी पावर को सतेज करता है, हम लोगों का बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाने से क्या होगा ना, वो बॉडी कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम बॉडी अपने आप प्रिपेयर हो जाता है एक आदमी के साथ फाइट करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने के लिए, उस टाइप का होता है। तो आप लोग यहाँ पे मेरा ये जो छोटा एग्जाम्पल था उसमें आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज इम्यूनिटी सिस्टम। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज ए स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस और इनससेप्टिबिलिटी एग्जिबिटेड बाय द होस्ट against microorganisms, against foreign substances, against molecular substances। तो molecular substances, microorganisms, foreign body, ये सब against में हम लोगों का बॉडी क्या करता है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोडक्शन करता है। जो डिफेंस सिस्टम ये मॉलिक्यूल का अगेंस्ट में और फॉरेन बॉडी का अगेंस्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट में फाइट करता है। तो इम्यूनिटी कंपोज ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जैसे मैंने बताया था इम्यूनिटी बहुत सारा सिस्टम होता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर जिसको कहते हैं, और फिजिकल बैरियर हो गया फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या कंपोनेंट है ना, कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन जैसे कि बोन मेरो हो गया और बोन टिश्यू हो गया, और सॉफ्ट टिश्यू होता है, वहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन होता है, और ब्लड प्रोडक्शन होके और ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होने से क्या होता है आप लोगों को पता है, उसमें एंटीबॉडी भी होता है। और कुछ थाइमोस होता है, थाइमोस एक जैसे कि स्मॉल ऑर्गन हो गया जो आप लोगों का ब्रेस्ट बोन का पीछे रहता है, व्हेयर टी सेल ग्रो इनसाइड, जहाँ पे टी सेल ग्रो करता है उसको बोन मेरो। स्पिन भी एक होता है। स्प्लीन क्या करता है ना, एब्डोमेन में होता है, वो क्या करता है ना, फिल्टर ब्लड एंड स्टोर प्रोटेक्टिव सेल को स्टोर करता है। और क्या होता है ना, लिम्फ नोड भी होता है। लिम्फ नोड क्या करता है ना, फ्लूइड को फिल्टर करता है, ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करता है, जर्म को फिल्टर करता है, ये लिम्फ नोड हो गया। और क्या होता है ना, टॉन्सिल, एडेनाइड्स, ये सब भी होता है। दीज आर द टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द नोज, माउथ, थ्रोट, ये सब जगह में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दैट कैचेस ईयरली एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग जब पानी पीते हैं, जब खाना खाते हैं उस टाइम, और नाक में जब सांस लेते हैं उस टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसते हैं उसको वो लोग कैच करते हैं, वो लोग कैप्चर कर रखते हैं, अंदर घुसने नहीं देते हैं। और WBC ये एक कंपोनेंट हो गया, WBC व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स जिसको कहते हैं। वो ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है आप लोग तो जानते हैं, उसमें क्या होता है ना, न्यूट्रोफिल्स होता है, मेजोफिल्स होता है, बी सेल्स होता है, टी सेल्स होता है, ये सब होता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि न्यूट्रोफिल का काम क्या है, मेजोफिल का काम क्या है, बासोफिल का काम क्या है, बी सेल का काम क्या है, टी सेल का काम क्या है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके साथ भी नेचुरल किलर सेल भी रहता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, वो भी होता है। और कुछ कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन और केमिकल्स जिसमें एंटीबॉडी होता है, वो सब भी हम लोगों को बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ साइटोकाइन्स होता है, वो मैसेंजर केमिकल्स होता है, वो मैसेज कैरी करता है, वो भी इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है। तो इससे बहुत सारा कंपोनेंट है। हम लोग क्या करेंगे ना, एक बाय एक सारा कंपोनेंट का बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म का चैप्टर में। जो मैकेनिज्म का चैप्टर डिस्कशन करेंगे उस टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, सारा मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे एक बाय एक। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, वो फिजिकल बैरियर जिसको कहते हैं। स्टॉप टू एंट्री द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे कि हम लोगों का जो इंटैक्ट स्किन होता है, जो स्किन में कुछ कट नहीं होता है, जो घाव नहीं होता है, तो उसको हम इंटैक्ट स्किन कहते हैं। इंटैक्ट स्किन का काम क्या है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी का अंदर जाने से वो रखता है, घुसने नहीं देता है, उसको कहते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में नंबर 1 में क्या आ गया ना, स्किन। स्किन क्या करता है ना, हम लोगों को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों का बॉडी के अंदर घुसने के लिए कोशिश करेंगे तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और रोक देगा। और क्या हो गया ना, कुछ हेयर हो गया, सिलिया होता है, जो हेयर होता है, वो सब क्या करते हैं ना,
स्वीप आउट कर देते हैं, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने से रखते हैं वो निकाल देते हैं। और क्या होता है ना, कुछ म्यूकोस मेम्ब्रेन होता है जैसे कि नोज में होता है, थ्रोट में होता है, गोट में होता है। ये क्या होता है ना, कुछ स्टिकी मटेरियल कंटेन करता है, मतलब कुछ स्टिकी मटेरियल चिपक जाता है, चिपकने जैसे एक मटेरियल कंटेन करता है जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के रखता है, घुसने नहीं देता है, तो स्टिकी मटेरियल उसमें रहता है। इट कैन ट्रैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्राई टू एंटर इनटू आवर बॉडी। जो बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसने के लिए कैसे करते हैं, तो उस टाइम उसको क्या करता है ना, ट्रैप करता है, पकड़ रखता है। तो ये हो गया ना क्या ना म्यूकोस मेम्ब्रेन का काम, नोज में जो होता है, थ्रोट में जो होता है उसका ये काम हो गया। और कुछ ये तो हो गया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के साथ साथ कुछ भी केमिकल बैरियर भी होता है, जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में। केमिकल बैरियर में क्या होता है ना, जैसे कि स्टोमक एसिड जो हो गया, स्टोमक एसिड में क्या होता है ना, हम लोगों का स्टोमक में कुछ एसिड रहता है, जो एसिड की जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, पानी डायरेक्ट जाके स्टोमक में पड़ता है, तो जो स्टोमक में जाता है उसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है ना, गैस्ट्रिक फ्लूइड जो होता है, वो गैस्ट्रिक फ्लूइड उसको भी मार सकता है, वो जो एसिड होता है वो एसिड भी मार सकता है। तो और क्या हो गया, टीओर और सलाइवा। टीओर और सलाइवा में क्या होता है ना, मैंने जैसे बताया था, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम लाइसोजाइम जिसको कहते हैं, वो एंजाइम का काम क्या है ना, वो एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, इसीलिए टीओर में भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है। और उसके साथ एंटीबॉडी ए भी रहता है आँख में, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। और स्किन में क्या होता है ना, स्वेट रहता है, जो स्वेट का नेचर क्या होता है ना, कुछ एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कुछ ऑयल स्किन होता है, ऑयल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और एसिडिक नेचर होता है, तो इसीलिए स्वेट में जो होता है, स्वेट और ऑयल, उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, वो भी हम लोगों का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये तो गया फिजिकल बैरियर, उसके बाद गया केमिकल बैरियर, उसके बाद और एक बैरियर है क्या ना, वो है ना बायोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है ना, गुड बैक्टीरिया, कुछ हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों का बॉडी में रहते हैं, जिसको कि कॉमेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप लोगों का इंटेस्टाइन में रहते हैं, कुछ स्किन में रहते हैं, वो कॉमेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं ना, जब एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पास जाता है ना, उसका अगेंस्ट में वो लोग फाइट करते हैं, उसको फाइट करके सर्वाइव करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो कॉमेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों का बॉडी में रहते हैं। और दूसरा, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करने के लिए वो लोग अलाउ नहीं करते, वो भी हम लोगों को हेल्प करते हैं प्रोटेक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होके। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या किया आ गया ना, एक हो गया फिजिकल बैरियर, सेकंड हो गया केमिकल बैरियर, थर्ड हो गया बायोलॉजिकल बैरियर। अभी हम डिस्कशन करेंगे ना सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है ना, इंटरनल नॉन स्पेसिफिक। मैंने जैसे बताया था कि सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है ना, इंटरनल और नॉन स्पेसिफिक होता है। सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप बहुत रैपिडली डेवलप करता है, रैपिडली एक्टिव हो जाता है, जैसे कि एक चांटा लग गया तो अचानक रेड पड़ गया, ब्लड फ्लो हो गया, उस टाइप का बहुत रैपिडली काम करता है। सेकेंड लाइन मैकेनिज्म का अंदर क्या होता है ना, कुछ नेचुरल किलर सेल होता है, एनके सेल जिसको कहते हैं। नेचुरल किलर सेल क्या करता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, तो नेचुरल किलर सेल। कुछ फागोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस के बारे में मैं डिटेल बाद में समझाऊंगा। तो फागोसाइटोसिस क्या करता है ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनगोल्व करता है, कुछ डिग्रेडेशन कर देता है, मार देता है। कुछ मास्ट सेल होता है, जो मास्ट सेल क्या करता है ना, अलार्म एक प्रोडक्शन करता है, सिग्नल एक प्रोडक्शन करता है, सेंटर को भेज सकता है सिग्नल, उस टाइप का ये मास्ट सेल काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करने के लिए वो मास्ट सेल बहुत एसेंशियल होता है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, कुछ जगह में स्वेलिंग हो गया, हीट हो गया, जैसे मैंने बताया था चाटा लग गया तो क्या होता है ना, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, हीट प्रोडक्शन भी होता है। आप लोग हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्म लगेगा। ये हो गया एक्टिवेशन। एक्टिव मतलब बहुत एक्टिवली काम होता है कहाँ पे ना, सेकेंड लाइन मैकेनिज्म में। जैसे मैंने बताया था रेडनेस हो जाता है, रेडनेस क्यों होता है ना, ब्लड फ्लो होता है। इट कैन ब्रिंग द इम्यून सेल टू ट्रबल शूटिंग। जो प्रॉब्लम हुआ है उस जगह में, वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ब्लड फ्लो होता है, रैपिडली ब्लड फ्लो होता है, इसलिए वो जगह रेड हो जाता है। फीवर भी हो सकता है। फीवर में क्या होता है ना, टेम्परेचर राइज करता है। बॉडी का टेम्परेचर क्यों राइज करता है ना, आप लोगों का जो सेल होता है वो बहुत जोर से एक्टिव होते हैं, एक्टिवेशन होते हैं, वो
कुछ एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। क्यों एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं? बॉडी को कुछ टेम्परेचर देने के लिए, जो टेम्परेचर की प्रोटेक्ट कर सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसका अगेंस्ट में वो काम कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट में काम करने के लिए हम लोगों का बॉडी में अपने आप कुछ टेम्परेचर प्रोडक्शन होता है। उसके बाद भी और एक सिस्टम होता है, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ प्रोटीन, कुछ प्रोटीन का ग्रुप होता है। वो प्रोटीन का ग्रुप क्या करता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों का बॉडी को अंदर घुसने के लिए कोशिश करते हैं, जो फॉरेन बॉडी हम लोगों को बॉडी को घुसने के लिए कोशिश करेगा, तो उसका अगेंस्ट में वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी काम करता है उसको, इसलिए हम लोगों को बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने जैसे बताया कि सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म नॉन स्पेसिफिक होता है और थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म स्पेसिफिक होता है और अडेप्टिव होता है। वो अडेप्टिव और स्पेसिफिक होता है। क्या होता है ना, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। तो थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या होता है ना, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिग्नल, एक इम्यून सिग्नल ट्रिगर होता है, इम्यून सिग्नल प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे बी सेल टी सेल एक्टिवेशन होते हैं। बी सेल टी सेल जो लिम्फोसाइटोसिस जिसको कहते हैं, वो लिम्फोसाइट्स का कुछ सेल होता है, वो सेल एक्टिवेशन होते हैं, बी सेल टी सेल। बी सेल टी सेल का काम क्या है ना, बी सेल का काम, बी को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इट कैन मेच्योर इन बोन मेरो, बोन मेरो में मेच्योर होता है, प्रोडक्शन होता है स्पेसिफिक प्रोटीन, वो प्रोडक्शन करता है। क्या प्रोडक्शन करता है? इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। मतलब जो एंटीजन हम लोगों का बॉडी में अंदर घुसेगा, मतलब जो एंटीजन हम लोगों को बॉडी के अंदर घुसेगा, उसका अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। कौन ना, बी सेल, इसीलिए उसको स्पेसिफिक कहा जाता है। उसके साथ आ गया टी सेल। टी सेल को हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स कैन मैच्योर इन द थाइमस एंड डायरेक्टली आइडेंटिफाई एंड अटैक टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। जो हम लोगों का इन्फेक्टेड सेल होता है, जो कैंसरस सेल होता है, वो इन्फेक्टेड सेल को वो टी सेल क्या करता है ना, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कुछ मेमोरी सेल होता है। मेमोरी सेल क्या होता है? इट कैन स्टे इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम टू गिव लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जो मेमोरी सेल, मेमोरी मतलब याद रखना कहते हैं ना, जो सब वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जो मीनिंग को आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी चैप्टर को समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो मेमोरी सेल मतलब कुछ मेमोरी बहुत दिन तक कोई याद रखता है। वो मेमोरी सेल हम लोगों का बॉडी में लॉन्ग टाइम तो रह सकता है और लॉन्ग टाइम हम लोगों का बॉडी को इम्यूनिटी दे सकता है। मैंने तो बता दिया कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, सेकंड लाइन में क्या होता है, थर्ड लाइन में क्या होता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स भी होता है, जो फैक्टर्स की अफेक्ट करता है एक इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को मतलब एक इम्यून पावर को कुछ फैक्टर्स ऐसा है जो घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है। वो क्या है ना, कुछ एज ग्रुप हो गया। कुछ एज ग्रुप मतलब कुछ ऐसा एज है जो एज में इन्फेक्शन का रेट और डिजीज होने का रेट का चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे कि ओल्ड एज में होता है, फीटस में होता है, चाइल्ड एज में होता है। उस टाइप का एज को कहते हैं रिस्क एज ग्रुप। वो एज ग्रुप में क्या होता है ना, इम्यूनिटी पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है। बचपन में क्या होता है, छोटा छोटा बच्चों को क्या होता है ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के लिए कुछ टाइम लगता है। इसीलिए जो छोटा बच्चा का इम्यूनिटी पावर कम होता है। और जो मेच्योर एज में, जो ओल्ड एज में क्या होता है ना, उनका इम्यूनिटी भी घट जाता है, मतलब वो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, इसीलिए उनको भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। लेकिन जो मिडिल एज लोग, उनका इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो एज हो गया आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोगों का इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकता है। और हो गया कि हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस कुछ इंटरनल सिक्रेशन होता है, बॉडी का जो इंटरनल सिक्रेशन होता है, कुछ फ्लूइड होता है, वो हार्मोन जो जिसको हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन सिक्रेशन होने से भी बॉडी का इधर उधर इम्यूनिटी पावर घट सकता है और बढ़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का इंसुलिन, डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज मेलिटस जिसको कहते हैं, और डायबिटीज पेशेंट का क्या होता है ना, उसको बहुत जल्दी डिफरेंट टाइप का डिजीज अटैक कर सकता है, मतलब उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो उसमें आप लोगों को पता चल गया कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का इम्बैलेंस होने से हम लोगों का इम्यूनिटी घट सकता है, उस टाइप का। और क्या होता है ना, थायराइड का, थायरोक्सिन जो कम जाता है, बढ़ जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको कहते हैं, वो थायरॉयडिज्म सिस्टम में भी जब थायराइड डिजीज होता है तो उस टाइम भी क्या होता है ना, आपका इम्यूनिटी घट सकता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे हार्मोन होता है, जो हार्मोन का प्रभाव से, जो हार्मोन का इन्फ्लुएंस से हम लोगों का बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर वो भी घट सकता है। तो इसीलिए हम लोगों का बॉडी को भी सतेज रखने के लिए हम लोगों को हार्मोन को भी सतेज रखना पड़ेगा। और क्या होता है ना, और क्या फैक्टर होता है, कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, कुछ खाना होता है,
कुछ खाना पीना ये सब जो न्यूट्रिशन होता है उसमें भी बॉडी का इम्यूनिटी पावर इधर उधर हो सकता है। कुछ लोग कुछ खाना ठीक ठाक नहीं खाते हैं, सफिशिएंट उसका मिनरल, सफिशिएंट विटामिन, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, ऐसे जितना सारा चीज़ चाहिए बॉडी को वो सब चीज़ नहीं मिलता है तो उनको डिजीज होने का ज़्यादा चांसेस है, जिसको कि माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन चाइल्ड, माल न्यूट्रिशन पेशेंट कैन अफेक्टेड वेरी इजीली बाय द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। उस टाइप का कोई माल न्यूट्रिशन पेशेंट बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कोई भी फॉरेन बॉडी से। तो और क्या होता है ना, कुछ नेचुरल एक्सपोजर भी होता है, जैसे कि जो आदमी हमेशा बाहर घूमता है, बाहर काम करता है, आउटडोर इवेंट करता है, उसका इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। जो आदमी हमेशा इंडोर में काम करता है, जो एसी घर में रहता है, उसका इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। और कुछ एक्सपोजर भी होता है, जैसे कि हम लोग जो मेडिकल में काम करते हैं, हम डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर में आते हैं, तो हम लोगों का बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है ना, हम लोगों का इम्यूनिटी पावर उसका अगेंस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हम लोग काम करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोगों का जो इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर उसका ऊपर भी डिपेंड करता है, किसका ऊपर ना, नेचुरल एनवायरनमेंट और एक्सपोजर, उसका ऊपर भी बॉडी का जो इम्यूनिटी वो भी डिपेंड करता है। हम लोगों को जो खा रहे हैं, हम लोग जो पी रहे हैं, हम लोग को जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका ऊपर बहुत सारा इम्पोर्टेंट मेजर फैक्टर्स है जो कि हम लोगों का इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चा जो फुटपाथ में रहता है, कुछ लोग ऐसे फुटपाथ में रहते हैं, फुटपाथ में घूमते हैं, बाहर खाते हैं, बाहर पीते हैं, नाला में घूमते हैं, नाला में घुस जाते हैं, लेकिन उनको कभी कुछ ठंडा नहीं पकड़ता है, कुछ कोल्ड फीवर नहीं होता है। लेकिन हम लोगों का बच्चा हमेशा क्या करते हैं ना, हमेशा एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, एसी का घर में रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड खाना खाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा बाहर पानी में जब भीग जाते हैं, बारिश का मौसम में थोड़ा सा भीग जाने से उसको जुकाम पकड़ लेता है। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल। जो लोग ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं वो लोग ज़्यादा एक्सपोजर है एनवायरमेंट के साथ, इसीलिए उनका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों का जो बच्चा घर में रहते हैं, एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, उनका इम्यूनिटी थोड़ा सा कम रहता है रेदर देन फुटपाथ बच्चे। तो ये हो गया आज का डिटेल डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में आज मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी।